अंतरराष्ट्रीय जासूसी की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। वो बस फाइलों में दब कर रह जाती हैं या फिर सत्ता के गलियारों में बस एक कानाफूसी बनकर। लेकिन आज हम एक ऐसी ही सनसनीखेज रिपोर्ट के पन्ने पलटने जा रहे हैं। एक ऐसा मामला जो एक अनसुलझी पहेली है। ये कहानी है तियानजिन समिट की, जहां पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों को एक बहुत ही खतरनाक खेल में उलझा दिया। एक ऐसा खेल जिसकी गूंज शायद आज भी सुनाई देती है। तो हर बड़ी साजिश की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बिल्कुल अनपेक्षित जगह से होती है, ढाका, बांग्लादेश। सोचिए, एक शहर जो अपनी भीड़, अपनी हलचल के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ घंटों के लिए यही शहर एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय रहस्य का ग्राउंड जीरो बनने वाला था। तारीख 31 अगस्त 2025। अब यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये एक उल्टी गिनती की शुरुआत थी। एक 72 घंटे की विंडो जिसके अंदर घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसने दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने की मानो धमकी दे डाली हो। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट ढाका का एक आलीशान वेस्ट इंड होटल और उसका कमरा नंबर 808। इन बंद दरवाजों के पीछे एक राज दफन था, एक मौत जो एक कथित अंतर्राष्ट्रीय साजिश की पहली और शायद सबसे अहम कड़ी साबित होने वाली थी। और इन सब के बीच बस एक सवाल गूंजता है, टेरेंस आरविले जैक्सन के साथ आखिर हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जासूसी, साजिश और सत्ता के एक ऐसे खतरनाक खेल की तरफ खींच कर ले जाता है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए पहली केस फाइल खोलते हैं, एक रहस्यमयी मौत। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक बेहद खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने दुनिया के 3 देशों की खुफिया एजेंसियों को एकदम से हरकत में ला दिया। तो इस पूरे रहस्य के केंद्र में कौन है ये शख्स? टेरेंस आरविले जैक्सन। अब देखिए, कागज पर तो वो एक अमेरिकी डिप्लोमेट था, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक वो अमेरिकी सेना की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक स्पेशल फोर्सेस का एक ऑफिसर था जो डिप्लोमेटिक कवर के तहत काम कर रहा था। और 31 अगस्त 2025 को उसकी लाश ढाका के उसी होटल रूम में मिली। अब जैक्सन की मौत को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं, एक ऑफिशियल कहानी और दूसरी कहीं ज्यादा खौफनाक। तो ऑफिशियल शुरुआती रिपोर्ट्स में क्या कहा गया कि यह जहर देने का एक संभावित मामला हो सकता है। कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया और अमेरिकी दूतावास ने बड़ी जल्दबाजी में शव को वापस अपने देश भेज दिया, मतलब केस क्लोज्ड। लेकिन ऑर्गेनाइजर मैगजीन की रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग और डरावनी तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट का दावा है कि एक सोची समझी हत्या थी। शरीर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप के निशान मिले थे और हत्या का यह तरीका सीधा सीधा कोल्ड वॉर के दौर की उन जासूसी हत्याओं की याद दिलाता है जब दुश्मनों को चुपचाप रास्ते से हटा दिया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में जैक्सन की मौत कोई अकेली घटना थी ही नहीं, ये तो बस पहली कड़ी थी एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की। एक ऐसी साजिश जो हजारों किलोमीटर दूर चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट के दौरान बुनी जा रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये घटनाओं के बीच एक ऐसे खतरनाक कनेक्शन को दिखाती है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। 31 अगस्त जैक्सन ढाका में मृत पाया जाता है। ठीक अगले दिन 1 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी SCO समिट के लिए तियानजिन पहुंचते हैं। उसी दिन कुछ ऐसा होता है जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में आज तक नहीं देखा गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद पीएम मोदी को अपनी बख्तरबंद गाड़ी में ले जाते हैं और फिर 4 सितंबर को अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड एक बहुत ही अजीब सा खंडन जारी करता है। सोचकर देखिए, ये सब कुछ सिर्फ 72 घंटों की छोटी सी विंडो के अंदर हुआ। क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है? रिपोर्ट के सूत्रों ने इस कथित साजिश की तुलना इतिहास के एक बहुत ही काले और अनसुलझे अध्याय से की है। ये बयान सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो ताशकंद में शास्त्री जी के साथ हुआ था, वही तियानजिन में मोती जी के लिए प्लान किया जा रहा था। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। ये सीधा इशारा करता है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 1966 में ताशकंद में हुई रहस्यमयी मौत की तरफ। एक ऐसी घटना जिस पर आज तक सवालिया निशान लगे हुए हैं। देखिए, तियानजिन में जो हुआ वो नॉर्मल डिप्लोमेटिक बिहेवियर से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हटकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन में खुद के आने में करीब 1 घंटे की देरी की।
फिर उन्होंने पर्सनली पीएम मोदी को अपनी बख्तरबंद लिमोसिन दी ऑरस में ट्रैवल करने के लिए इनवाइट किया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी 45 मिनट्स तक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। दोनों नेताओं के बीच एक लंबी बातचीत हुई। सूत्रों का दावा है कि ये कोई डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं थी, बल्कि क्रेडिबल थ्रेट की ठोस इंटेलिजेंस के आधार पर उठाया गया एक सोचा समझा सिक्योरिटी प्रोसीजर था। तो सवाल फिर वही उठता है, क्या ये सब बस यूं ही हो रहा था, घटनाओं का एक रैंडम संयोग, या फिर ये एक बड़े और कहीं ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिपोर्टर हमें अतीत की कुछ और घटनाओं की तरफ ले जाती है। थियानजिन की घटना कितनी गंभीर थी, इसे समझने के लिए रिपोर्ट कहती है कि हमें एक बड़े पैटर्न को देखना होगा। तो चलिए 2 और केस फाइलें खोलते हैं। ये वो मामले हैं जिनका इस्तेमाल इस कथित पैटर्न को साबित करने के लिए किया जाता है और ये दिखाते हैं कि ये खतरा कोई नया नहीं था। केस फाइल नंबर 1, जनवरी 2022 की पंजाब सुरक्षा में हुई चूक। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी खबरें हम सब ने देखी और इसे इस पैटर्न में सबूत का पहला बड़ा टुकड़ा माना जाता है। आइए 5 जनवरी 2022 को क्या क्या हुआ था उसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब के फिरोजपुर जा रहा था कि तभी प्रदर्शनकारियों ने अचानक रास्ता ब्लॉक कर दिया। काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। अब ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बने प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा और खतरनाक उल्लंघन माना गया। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनानी पड़ी और बाद में दर्जनों लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। अब आते हैं केस फाइल नंबर 2 पर। ये मामला जुड़ा है 2018 के एक कथित माओवादी षड्यंत्र से। ये एक बिल्कुल अलग तरह का खतरा था जिसे कथित तौर पर अंजाम दिए जाने से पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेनकाब कर दिया था। पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले में एक संदिग्ध के घर से कथित तौर पर एक चिट्ठी बरामद की और उसका ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इसमें लिखा था, मोदी राज को खत्म करने की एक योजना, ये एक सुसाइड टाइप मिशन होगा, हम एक और राजीव गांधी टाइप घटना के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा भारत के एक और पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की तर्ज पर एक और हत्या की साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर तियानजिन में वाकई कोई साजिश थी तो उसे नाकाम कैसे किया गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे रोका? ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक इसे किसी एक देश ने नहीं बल्कि एक बेहद अप्रत्याशित और दुर्लभ इंटेलिजेंस अलायंस ने मिलकर नाकाम किया था। तो ये कथित साजिश आखिर नाकाम हुई कैसे? रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 ऐसे सहयोगियों की वजह से मुमकिन हुआ जिनके एक साथ आने की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। पहला, चीन की खुफिया एजेंसी MSS, जिसने कथित तौर पर एक वेस्टर्न लिंक्ड साजिश की शुरुआती डिजिटल चैटर को पकड़ा। दूसरा, रूस की एजेंसी FSB, जिसने कथित तौर पर एक अमेरिकी ऑपरेटिव को साजिश से जोड़ने वाले कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया। और तीसरा, भारत की अपनी एजेंसी रॉ, जो ढाका में जैक्सन के एक्टिविटीज पर पहले से ही कथित तौर पर नजर रखे हुए थी। अब ये देखिए, ये जियोपॉलिटिकल दुश्मनों के बीच इंटेलिजेंस के हितों का एक बहुत ही रेयर संगम था। सबके अपने अपने कारण थे, लेकिन निशाना एक ही था। अब जैसे ही इस कहानी ने तूल पकड़ा तो चारों तरफ से चुप्पी और ऑफिशियल इनकार की एक दीवार खड़ी हो गई। इसने पूरी जांच को बयानों और पलटा बयानों की एक जंग में बदल दिया। हर तरफ से सिर्फ इनकार की आवाजें आ रही थी। इस मामले में शामिल देशों की ऑफिशियल प्रतिक्रियाएं देखिए। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने 4 सितंबर को एक प्रेस रिलीज तो जारी की जिसमें कहा कि सभी कर्मी सुरक्षित हैं, लेकिन टेरेंस जैक्सन का कोई जिक्र तक नहीं था। बांग्लादेश सरकार ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली और भारत सरकार की तरफ से भी इन सनसनीखेज दावों पर कभी कोई ऑफिशियल बयान या कंफर्मेशन नहीं आया। ये जो एक संगठित चुप्पी थी, ये इन आरोपों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। अब इस कथित साजिश की छोटी छोटी डिटेल से आगे बढ़कर देखें तो ये घटना आज की जियोपॉलिटिक्स को शेकिल देने वाले उन धुंधले संघर्षों के बारे में बड़े सवाल खड़े करती है, जिसे एक्सपर्ट्स अक्सर द न्यू ग्रेट गेम कहते हैं। ये एक ऐसा खेल है जो अब खुले मैदान में नहीं बल्कि साइबर स्पेस और सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए लड़ा जाता है। सोर्स आर्टिकल का ये आखिरी और पावरफुल कोट पूरे मामले की धुंध और साजिश को एक लाइन में समेट देता है। कोट है, हो सकता है कि कोई ठोस सबूत कभी सामने ना आए, लेकिन मौतों, इनकार और डिजिटल सुरागों के इस संगम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, आज के मॉडर्न जासूसी में असली निशाना कोई इंसान होता है या फिर खुद सच्चाई ही? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक हत्या की साजिश के दायरे से निकालकर इंफॉर्मेशन और रियलिटी पर कंट्रोल की एक ग्लोबल लड़ाई के तौर पर फिर से हमारे सामने रखता है।